हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम अकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने चीजें सीखी थी वो थी आपकी माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट्स और इनवर्स कैसे हमें निकालना है। और कुछ क्वेश्चंस वहां पर हमने किए थे, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे जिन प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं अपने क्वेश्चंस को कम टाइम में सोल्व कर सकता हूं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यहां से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो हमारा टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो लीनियर इक्वेशन से आप सभी फैमिलियर है, हमने 10th में भी पढ़ी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहां पे हमने सॉल्यूशन के आपके अलग अलग मेथड होते थे, जैसे आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था और एलिमिनेशन मेथड होता था। ठीक है बेटा, तो अगर अब बात ये आती है कि भाई जैसे जैसे आपकी क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ा तो आपकी क्या कोशिश की गई कि भाई नहीं, अब हम दो में बात नहीं करेंगे, दो इक्वेशन से नहीं बात करेंगे, अब हम आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि यहाँ पर आपको सिस्टम होगा आपके पास में, n लीनियर इक्वेशन दी गई होगी विद n लीनियर वेरिएबल, यानी कि 4 5 6 7 इक्वेशन हो सकती है भाई, और उतने ही ज्यादा वेरिएबल होंगे। तो उन इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करें? तो बेटा यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 3/3, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स ही पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स ही आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, और एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं वो ध्यान रखने आपको। देखो बेटा, जितनी अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन आपके पास कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अगर मान लो आपके पास दो अननोन थे, आपने 10th में पढ़ा ना, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे आपके, तो वहां पे आपके पास दो इक्वेशन होती ही होती थी। ठीक है, तो जितने अननोन उतनी ही इक्वेशन तो होनी चाहिए आपकी। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। तो लेट्स द सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल, यानी कि हमने पढ़ा है जितने लीनियर इक्वेशन होंगे उतने ही उसमें वेरिएबल होंगे। ठीक है, और वेरिएबल होंगे तो कहने से मतलब यह है कि बेटा उतनी ही इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा सिस्टम जो है आपका 3 वेरिएबल्स तक ही सीमित है 12th क्लास में। ठीक है, इससे ज्यादा हाई लेवल में आपका नहीं आएगा। तो मैं मान लेता हूं बेटा ये आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू में d2। तो बेटा ये 3 इक्वेशन दी गई है आपको, 3 वेरिएबल्स में दी गई है x y z में। तो बेटा ये आपका सॉल्यूशन हमें करना है मैट्रिक्स मेथड से, हमें इनका सॉल्यूशन करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से जब हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो बेटा इसको सोल्व करने के आपके पास 3 से 4 मेथड होते हैं। पर बेटा एकेडमिक के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, जिस मेथड पे हमें कमांड करनी है वो है इनवर्स मेथड। और बेटा एनसीईआरटी में तो नहीं, पर आरडी शर्मा में आपको एक और मेथड के बारे में बताया गया है, उस मेथड का नाम है क्रैमर्स रूल। ये भी हमें पढ़ना है, पर इस टॉपिक इसके बारे में हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक को कवर करने के बाद में। ये टॉपिक बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो आपकी वैल्यूज है, ठीक है, कंडीशन से कुछ बहुत ज्यादा आपकी कम समय में सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना में एक लेंथी प्रोसीजर है आपका। ठीक है, तो ये एकेडमिक सेशन के लिए तो आपको ये 100% आपको करना है, और 100% आपको क्वेश्चन आता भी है। तो देखो अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मान लो आपको ये इक्वेशन दी गई है बेटा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, x माइनस 4y इक्वल्स टू, बेटा मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? देखो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 2 3 1 माइनस 4 xy और 4y। अब इसका मतलब है क्या बेटा? तो देखो जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन था जनरल फॉर्म थी, तो मैं इसको इट कैन बी रिटर्न एज, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ax इक्वल्स टू में b। तो आप कहोगे नहीं सर समझ में नहीं आया, बताइए। तो देखो बेटा कैसे होगा। तो पहले तो बात जो a है यहाँ पर वो है मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट।
तो मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो लीनियर इक्वेशन में, जो लीनियर इक्वेशन है वहां पर जो कोफिशिएंट है उनकी मैट्रिक्स। तो देखो कैसे, जैसे अगर मैं ये जनरल फॉर्म देखता हूं तो बेटा यहाँ पे इसका ए की वैल्यू, ए की वैल्यू का मतलब हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, यानी कि सी बराबर, ए बराबर हो गया a1 a2 सॉरी b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। इसके जो एक कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती है बेटा, इसी को मैं बोलता हूं ए। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ए। अब x क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल। मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या हुआ बेटा, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x y z, और इसको हमेशा कॉलम वाइज आपको रखना है। किस में रखना है बेटा, कॉलम में रखना है। तो a x हो गया। b क्या है बेटा, जो राइट हैंड साइड है आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती है, या x y z को छोड़ के कोई भी और वैल्यूज हो सकती है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी हो सकता है, बाकायदा बस वहां पे वेरिएबल नहीं लगा होना चाहिए आपका, ठीक है बेटा। तो उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी कहलाएगी बी मैट्रिक्स, इसलिए मैंने लिखा है मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यानी कि ये, ठीक है बेटा। तो बी आपका यहाँ पे हो गया। बी की अगर मैं बात करता हूँ, बी हो गया d1 d2 और बेटा d3। तो ये आपका क्या हो गया बी, और ये क्या हुआ बेटा ए, और x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, x y और ये z, ठीक है। तो चलिए अब देखो, इसको मैं यहां से ना बता के यहां पे बताता हूं। देखो ये इक्वेशन थी आपके पास में, देखो अब यहाँ पे ये कैसे आया, तो ये आपकी क्या है, कोफिशिएंट है, मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट है। देखो 2 3 1 और विद साइन लिखना है -4। फिर बेटा वेरिएबल लिखना है, x की वैल्यू क्या होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x और y, मैंने क्या बताया कॉलम वाइज लिखना है, तो कॉलम वाइज लिखा। फिर आपका 4 और 5 है, यानी कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में रहेगी, और किसको रिप्रेजेंट करेगी आपकी, सॉरी यहाँ पे ये x है, ax बराबर b, और ये बेटा ax बराबर b, ठीक है बेटा। चलिए तो ये a हुआ x और ये हुआ। अगर आप इनकी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बेटे ध्यान से बेटा, तो 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में, सॉरी इसके बना देता है पहले, तो x माइनस में 4y, ये आपकी मैट्रिक्स, इसको सोल्व, इसकी मल्टीप्लाई करके ये बना, बराबर में क्या बना बेटा 4 और 5। और हमें पता है कि बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि इसका पहला और इसका पहला बराबर होगा, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और x माइनस 4y इक्वल टू में 5, यानी कि इससे आप मैट्रिक्स फॉर्म में बदल सकते हो, इसी से आप इक्वेशन फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर जैसे एग्जांपल नंबर 2, तो ये आपकी सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिया गया है, थ्री लीनियर इक्वेशंस दी गए हैं इन द 3 वेरिएबल्स में। तो बेटा इसको हमें कैसे आप ax इक्वल टू b फॉर्म में आप लिखेंगे, तो 1 - 4 1, 1 - 4 1, 2 - 1 3, 2 - 1 3, 1 1 - 1, तो 1 1 - 1, तो क्या बना बेटा आपका a बना। और इसमें जो वेरिएबल है x y z उसको कॉलम वाइज लिखना है, वो आपका बन जाएगा x मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। और इक्वल टू में क्या है बेटा, राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है बेटा। तो ये तो था किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स यानी कि ax बराबर b में फॉर्म में कैसे बदलना है, क्यों हम इसको ax इक्वल टू b में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, वो चीजें हमने बता दी। आप इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। चलिए अब बात आते हैं बेटा सॉल्यूशन, मेथड ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके मैंने बताया आपके 3 से 4 मेथड होते हैं, तो हमें जो पढ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो इनवर्स मेथड पढ़ना है। क्रैमर्स रूल में इस मेथड को पढ़ाने के बाद में कराऊंगा जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व मत करना, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है बेटा। मुझे नहीं मालूम अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूं, बट जो आपका बोर्ड के लिए आपका जो मेथड है वो आपका इनवर्स मेथड ही है, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आर डी शर्मा में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो मेथड्स की मैं बात करूंगा, सिर्फ यहाँ पे हम 2 ही मेथड पढ़ेंगे, एक इनवर्स मेथड और एक बेटा क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे, अब जो हम अपना टॉपिक जो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले बात हमें मालूम होना चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉन होमोजीनियस और एक होता है बेटा होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस में आपका ये जो इक्वेशन है, जैसे ये जो इक्वेशन है
ये आपका इक्वल टू में 1 2 3 है बेटा, ठीक है ना। जब भी इक्वेशन के इक्वल टू में कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई होगी तो वो आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू में d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू में d2, a2x प्लस में b2y सॉरी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू में d2। तो बेटा ये तीन इक्वेशन दी गई है, राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज है, ठीक है। चाहे ये बराबर हो या इसमें से एक जीरो हो, दो कोई और वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। इसको मैथमेटिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं कि सॉरी नॉन होमोजेनियस, ठीक है बेटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ax इक्वल टू में b, और b आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो ये b है आपका जीरो के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इक्वल टू में सभी इक्वेशंस के इक्वल टू में हमेशा हमेशा जीरो होगा। क्या होगा बेटा? जीरो होगा। यानी कि जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1z, हमेशा क्या होगा? जीरो। जब तीनों ही इक्वेशन के साथ में जीरो होगा, तीनों ही इक्वेशन के साथ में जीरो होगा, तो बेटा वो क्या कहलाएगा? होमोजेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यानी कि इसीलिए मैंने इसको लिखा है ax बराबर b, बट जहां पर b इक्वल टू क्या होगा बेटा? जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो ये आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। जैसे ये जो आपका नजर आ रहा है आपको, ये आपका कैसा है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अगर मैं इसको यहाँ पे जीरो लिख दूं, यहाँ पर जीरो लिख दूं, तो बेटा ये अभी भी क्या है? नॉन होमोजेनियस है। बट अगर ये तीनों ही मैं जीरो कर दूं तो बेटा अब ये हो जाएगा आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 100% यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन आप जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है वो कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो हमने पढ़ा है दो तरीके की आपकी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस एंड बेटा होमोजीनियस। तो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में आपके तीन तरीके के सॉल्यूशन हो सकते, सॉरी दो तरीके से हो सकते हैं नॉन होमोजीनियस में। एक्स बराबर में क्या होगा बेटा? बी, और बी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? हमें पता ही है कि बी डज नॉट इक्वल टू बेटा जीरो, ठीक है। तो इसके दो तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसे कि आपने 10th में भी पढ़ा है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। कंसिस्टेंट में आपके दो तरीके का सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट में भी दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं आपके। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है बेटा इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। सेकंड होता है आपका इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक ही केस बनता है, जिसका जो केस का नाम है आपका नो सॉल्यूशन। वहां इनकंसिस्टेंट में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हमने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो वहां पर जो डिटर्मिनेंट है निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट के भी दो केस हो सकते हैं बेटा, या तो डिटर्मिनेंट क्या हो? ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आए, और बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आए, ठीक है जी। चलिए, अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये आपकी कहलाती है बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने बात की थी। और बेटा अगर ये इक्वल टू जीरो आता है तो इसको मैं बोलता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो यहीं से हमारी बात आती है, अगर आपका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो बेटा उस इक्वेशन जो होगी आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो आपका कंसिस्टेंट भी होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट में भी बेटा कौन सा केस? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये केस हो गया, अगर भाई डिटर्मिनेंट क्या है? जीरो आए। डिटर्मिनेंट बेटा क्या है? जीरो आए। तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है यहां पर, इसकी वजह से भी दो केस स्पेशली बन जाएंगे।
एक तो कंसिस्टेंट का ही बनेगा और एक केस बनेगा बेटा इनकंसिस्टेंट का। इनकंसिस्टेंट का अगर कब कब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आए। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट ए अगर इक्वल टू जीरो है तो इसमें भी जीरो है, पर मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं कि भाई वो कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो बेटा जब हमारा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो हम फिर निकालते हैं वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी। अगर ये भी जीरो आ जाए सोल्व करके, ये भी बेटा क्या आ जाए सोल्व करके जीरो आ जाए, तो इसलिए मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, ठीक है बात, कोई बात नहीं। तो एंड और उसके आगे मैं प्रोसीड करता हूं क्वेश्चन को, और एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो आ जाए, एडजॉइंट ए इंटू बी भी क्या आ जाए बेटा जीरो आ जाता है, तो द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन यानी कि उसके बहुत ही सारे सॉल्यूशन होंगे। ये आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत चीजें क्लियर और भी हो जाएगी, पर बेटा इससे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है जो आपके पॉइंट्स है वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है जी, चलिए अब हमने कहा कि नहीं जी एक केस इसमें और भी हो सकता है, अगर ये जीरो ना आए भैया तो ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो ना आए, एडजॉइंट ऑफ ए बी जीरो नहीं आता है, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट और हैव नो सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट ए जीरो आए और एडजॉइंट ए इनटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो आए, तो बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा इनकंसिस्टेंट होगा एंड हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें आपकी, ये आपको नोट करके रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए भी। यहां से 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है आपका, और कंपटीशन में तो मैं बार बार बोल रहा हूं 100% एक क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टी पे। अगर ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो बिल्कुल 100% आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो ये चीजें मैंने बताई आपकी डिटर्मिनेंट के बारे में। किसी भी चीज का इन्वर्स निकालने से पहले, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने से पहले मुझे डिटर्मिनेंट सोल्व करना होगा। डिटर्मिनेंट आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। 2 केस हो गए, अगर वो जीरो है तो यानी कि आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा। अगर वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, सॉरी इक्वल टू अगर जीरो आता है, इक्वल टू जीरो आता है, तो वहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, तो भाई वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, या वो इनकंसिस्टेंट होगा। बट इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, वही एडजॉइंट ए बी निकाल के अगर जीरो आता है, ये दोनों ही जीरो आता है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और है इनफिनाइट सॉल्यूशन। और अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो आपका इनकंसिस्टेंट और है नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा अब हम बात करेंगे होमोजेनियस की। तो यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो 2 केस हमने डिटर्मिनेंट के पढ़े हैं भैया, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि कैसे होगी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बेटा ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हमेशा करेगा। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है बेटा, या डिटर्मिनेंट किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखो अभी तक अगर आपके केस में यह आता है डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, बट हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बेटा ए एक्स बराबर में जीरो, और हमें पता है अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो मैं लिखता हूं ए इनवर्स बी, पर बी कितना है बेटा जीरो है, तो कितना है जीरो, तो ये एक्स बराबर हमेशा कितना आएगा जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। किसके आएगा बेटा नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो, एक्स की भी वैल्यू जीरो, वाई की भी वैल्यू जीरो और जेड की भी वैल्यू जीरो। तो यहां से फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट कि x1 हो, x हो, y हो, z हो, ये तीनों बेटा क्या हो गए जीरो हो गए, यानी जितने भी अननोन होंगे उन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी में से बेटा जीरो के बराबर होगी। और दिस सॉल्यूशन इज नोन एज, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज, इस वर्ड को रट लेना, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये चीज ध्यान रखना है। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए वर्ड, जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है अगर वर्ड आता है तो समझ जाना सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो आपका होमोजीनियस है।
नॉन होमोजीनियस में ट्राइबल वर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। और बेटा ध्यान रखना, जो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, और बेटा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू सबकी एक एक ही वैल्यू आएगी, और एक एक वैल्यू कौन से बेटा, एक्स की भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं के सेकंड में। के सेकंड में डिटरमिनेंट ए क्या होगा बेटा, 0 होगा। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ जाता है तो हमें तो वही चेक करना है बार बार कि एडजॉइंट ए इनटू बी अगर 0 आ जाए। 0 क्यों होगा बेटा ये, क्योंकि बी भी यहाँ पर क्या है, 0 है। बी भी क्या है बेटा आपका यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से ये भी 0 हुआ। अच्छा, जब हमें पता है कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 हो जाता है तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाता है बेटा, कंसिस्टेंट होता है, बट इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ध्यान रखना कंसिस्टेंट, एंड हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये था आपका एक फ्लो चार्ट, बिल्कुल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। होमोजीनियस में भी आपका क्या होता है, ax बराबर b होगा, पर b यानी कि राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो यहाँ पे वही जब सोल्व करना है तो सबसे पहली बात हमारी क्या है, हमें इनवर्स मेथड यूज करना है। और इनवर्स मेथड में तो हमेशा 100% सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट की दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, वो तो 0 होगा या 0 के बराबर नहीं होगा। अगर वो डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है तो ये तो जग जाहिर है, हमने बार बार पढ़ा है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका हमेशा और हमेशा इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ax बराबर बेटा क्या हुआ, 0 हुआ। अगर मैं x के वैल्यू निकाल दूं तो a इनवर्स क्या हुआ, 0 हुआ। 0 यहाँ पे बेटा b मैट्रिक्स है, b के सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितने भी वेरिएबल है सबकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 के बराबर आएगी। यानी कि x बराबर y बराबर z बराबर 0। यानी कि जब x, y और z तीनों की वैल्यू, जितने अननोन है उन सब की वैल्यू 0 आती है, उनको बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए, अगर बेटा डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो फिर हमें कंडीशन निकालने एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, अगर ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। और इसके लिए बेटा हमेशा ध्यान रखना, इसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर ना बात, तो कंफ्यूज मत होना। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल अगर वर्ड यूज होता है तो समझ जाना है आपका होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, या इसको सही से लिखे हम, द सॉल्यूशन अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन एज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये करना है आपका। तो देखो बेटा, अब तक हमने जो पढ़ा था वो आपका एक थ्योरेटिकल जो हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए। ठीक है बेटा, अब उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, कि उन कॉन्सेप्ट का यूज हमें कहां पर करना है, कैसे करना है। ठीक है बेटा, और ये जो क्वेश्चन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको एग्जाम में भी उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करना है जैसे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 7y इक्वल टू में 2 और 7x माइनस 5y इक्वल टू में 3। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, और आपको यूज करना है मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे आप 10th वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेथड ना दिया होता, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है विद मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अगर वो मेथड लिख के नहीं देता तो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, बट अगर वो मेथड का नाम देता है तो बेटा आपको उसी मेथड से वो क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था,
इसको हमें अपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं हम। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, लिखिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको हम? देखो हमने क्या कहा था कि इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम इसको 5 - 7 7 - 5। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। और इनटू में बेटा क्या लिखते थे हम? x, और जो वेरिएबल होते थे। इक्वल टू में क्या लिखना है बेटा? जो राइट हैंड साइड है 2 और 3। दैट मीन्स ये आपका क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया ax इक्वल टू में b, ax इक्वल टू में b। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें मालूम पड़ा कि a की वैल्यू कितनी हो गई, ये b, ये आपका x है, ये क्या है बेटा? b है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप सेकंड में लिखना है बेटा आपको, सबसे पहले स्टेप सेकंड में आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं बेटा इसका। तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो देखना कितना हो गया, माइनस में 25, और बेटा माइनस होता ही है, और ये माइनस में 49, तो ये प्लस हो जाएगा। तो बेटा -25 प्लस में 49, तो बेटा ये हो गया आपका 24। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है बेटा? आपका 24 आया, विच डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पे आपको लिखना पड़ेगा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, हमने क्या बताया था? जब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, आप पेज पलट के देखो जहां पे आपने नोट किया था, जब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर है आपकी मैट्रिक्स, तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाता है बेटा कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे एंड गिवन बाई, ये चीज लिखे गिवन बाई, यहां पे आप लिखिएगा x इज इक्वल टू में a इनवर्स b। तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा क्या लिखना आपको? द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। तो ये आपका इसको ये आपकी a मैट्रिक्स होती है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशंस। ये आपका वेरिएबल्स होती है, कॉलम वाइज लिखना है, और आपका जो राइट हैंड साइड है उसको भी कॉलम वाइज लिखना है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ax बराबर b, यानी कि ये a, ये कैपिटल X और ये कैपिटल B। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा बेटा? हमेशा सबसे पहले हम निकालेंगे सेकंड स्टेप की जब शुरुआत करेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड क्या? तो कितना है बेटा? 24, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 24 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी ए जो मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी है बेटा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका यानी कि जो मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर होती है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने। तो हम लिखेंगे दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी कौन सा ऑप्शन है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है इज गिवन बाय x इज इक्वल टू में a इनवर्स b। ठीक बेटा, तो नाउ करके लिखना स्टेप थर्ड में, नाउ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रॉपर वे में फॉर्मूला लिखिएगा। आप ये निकाल चुके हो, डिटर्मिनेंट ए निकाल चुके हैं, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था कि यहां पे फिर इसी में ही लिखेगा फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने क्या बताया था बेटा? हमें एक फॉर्मूला होता है जो दिखाने के लिए होता है, Cij इक्वल में -1 की पावर i प्लस j, और बेटा Mij। ठीक है, वैसे 2/2 की मैट्रिक्स है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फिर भी मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होता था? C11 C12 C21
C22, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इसको पूरा कंप्लीटली सोल्व कीजिएगा। तो देखते हैं, तो जब मैं C11 निकालूंगा तो इसको छिपा लूंगा और इसको छिपाओ, तो बेटा कितना है -5। फिर इसके लिए कितना आएगा बेटा, इसको छिपाओ और इसको छिपाओ, तो बेटा कितना बना 7। फिर इसके लिए निकालेंगे तो इसको छिपाना है और इसको छिपाना है, तो -7। फिर इसके लिए निकालोगे तो ये छिपाना है और बेटा और आपको ये छिपाना है, तो कितना आएगा बेटा 5। और फिर हम साइन बदलते हैं, क्या होता है, साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारा 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये वाले साइन यूज करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि एडजॉइंट आपके पास क्या हो गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अगर टाइम है तो आप ये चीज लिख सकते हो, -5 -7 7 5 का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा कितना आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है बेटा। तो आपका ये एडजॉइंट आ चुका। और हमने कहा था कि अगर मुझे डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना, 2/2 की मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना हो बेटा, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, कि इनको तो हम इंटरचेंज कर देंगे। तो -5 और ये 5, तो ये -5 इधर और ये 5 इधर, और उनके साइन बदल देना है। तो साइन बदल के ये +7 और ये -7, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका क्लियर ना चीज बेटा। अब हमें करना है स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हमें पता है कि x की वैल्यू निकाले, a इनवर्स b होता है, ठीक है बेटा। x की वैल्यू कितनी है, x और y इक्वल्स टू a इनवर्स अब मैं कंप्लीट निकालूंगा तो 1 में डिटरमिनेंट a, तो डिटरमिनेंट a कितना है 24, और एडजॉइंट ऑफ a कितना है बेटा आपके पास, ये वाली चीज आई -5 -7 7 और 5। फिर बेटा कितना होता है b की वैल्यू कितनी है 2 और 3, ठीक है बेटा। और इसको ना अभी मत सोल्व करना, ठीक है, इसको कर लो पहले, आप इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, इसको बाद में करिएगा। तो 1 में 24, तो माइनस में 10 प्लस में 21 और माइनस में 14 प्लस में 15, तो ये बेटा कितना आएगा आपका 1 में 24 और कितना आया ये 11 और ये बेटा 1 आया, ठीक है। तो यानी कि आप इसको जब कंपेयर करेंगे x और y से, तो बाय द इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसको सोल्व करो, तो पहले तो बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई अब अंदर कर सकते हैं, और 1 में बेटा 24 अंदर मल्टीप्लाई की, तो यानी कि बाय द इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स x की वैल्यू कितनी है बेटा 11 में 24 और y की वैल्यू कितनी है बेटा 1 में 24। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा आप अपने आप से करेंगे। मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे नजर डालिएगा आप। x + 2y + z = 7, x + 3z = 11 और 2x - में 3y = 1। तो बेटा एक चीज तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है और यहाँ पे आपकी z वाली टर्म नहीं है। जो टर्म नहीं होगी उसको आप 0 लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैट्रिक्स में कहीं पे भी खाली जगह नहीं होती है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 और यहाँ पे z का कोफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। तो इसको यानी कि, तो फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करूंगा स्टेप फर्स्ट से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं बेटा, ax = में b से, ax = में b, वेयर आप लिखिएगा वेयर a हमने बताया हुआ है, a बेटा किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो 1 2 1, तो 1 2 1, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा, x का कोफिशिएंट 1 है पर y नहीं है, और नहीं है तो वो 0 होगा। z का कोफिशिएंट बेटा 3 है, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3 और z का कोफिशिएंट कितना होगा बेटा 0। ये हुआ a। b कितना है बेटा आपका, यहाँ पे b की वैल्यू होती है राइट हैंड साइड वाली 7 11 1, 7 11 1, और बेटा x तो हमें जब जाहिर है जो वेरिएबल होता है उसी को लिखता है हम कॉलम में। तो बेटा ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, स्टेप सेकंड में हमने बताया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका बेटा डिटर्मिनेंट निकाल लेता है। तो ए का डिटर्मिनेंट तो हमने बताया कि या तो फर्स्ट रो से निकाल लो, या जहां पर 0 होती है मैक्सिमम वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं फर्स्ट रो से निकालू डिटर्मिनेंट,
तो मैंने बताया हुआ है कि जिस रो या कि जिस भी कॉलम के लोग निकालते हैं उसके एलिमेंट ब्रैकेट से बाहर लेने होते हैं आपको। उसके एलिमेंट बेटा कहाँ होंगे? ब्रैकेट से बाहर। तो 1 ब्रैकेट के अंदर, तो ये वाली छिपा लेनी है। तो ये 0 और प्लस में ये हो जाएगा आपका 9। फिर यहाँ पे बेटा माइनस आता है 2। फिर अब की बार इसको छिपाना है, इसको छिपाओगे तो 1 0 हो जाएगा और माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब की बार आपका प्लस में 1 रहेगा और ब्रैकेट के अंदर ये वाले छिपा ले, तो -3 और ये 2 - 0 0। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कीजिएगा। तो 9 प्लस में 12 माइनस में 3, तो बेटा 9 9 18 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो यानी कि आपका यहाँ पे हम लिखेंगे अब दैट मीन्स, इसका मतलब क्या बेटा? दैट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent and has unique solution given by, and लिखेंगे and given by कैसे देते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन हम? x बराबर में a इनवर्स b से। तो ये आपका सेकंड स्टेप कैंसिल हो गया। ठीक है जी, नोट कीजिए। फिर बेटा थर्ड स्टेप में आप क्या लिखते हैं? स्टेप थर्ड में हमें लिखना है नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो कुल मिला के बात यह है कि मुझे थर्ड स्टेप में निकालना है, डिटर्मिनेंट मेरा आ चुका है और एडजॉइंट ए निकालना है। तो बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा है कि फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए हम कैसे निकालते हैं बेटा? तो वही चीज सी आई जे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉपर वे में लिखना है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा था इसमें, जब आप पहले रो के लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो आप इस रो को छिपा देना है, बिल्कुल भूल जाना है बिल्कुल। तो आप इस रो को बिल्कुल भूल जाइएगा। फिर आपको ये करना था, ये छिपाना है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये। तो इसको छिपाओगे तो 0 और बेटा ये कितना होगा? 0 प्लस में 9। फिर इसको छिपाओ तो 1 0 0 और माइनस में 6, 0 -6। और बेटा इसके लिए निकालेंगे तो -3 और 0, तो -3 और माइनस में 0। और हमने ये भी कहा था कि जो पहली लाइन के कोफैक्टर होते हैं वो आप डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बेटा सेकंड रो के लिए। तो सेकंड रो के लिए निकालोगे अगर आप, सेकंड रो में देखो तो पहले ये छिपाएंगे फिर ये वही सीक्वेंस। तो पहले हमने ये छिपाया तो 2 × 0 0 और ये बेटा +3 रहेगा। अब की बार बेटा ये छिपाना है, जब ये छिपाओगे तो 1 × 0 और -2, तो 0 -2। फिर बेटा इसको छिपाओगे तो -3 और -4, तो ये बेटा -3 और -4। ठीक है, सेकंड का खत्म हो गया। अब की बार थर्ड को छिपाना है, क्योंकि थर्ड के लिए निकाल रहे हो तो थर्ड को छिपा लो, जिसके लिए भी निकाल रहे हो उसी को छिपा देना है। छिपाया तो अब ये पहले नंबर पे तो 6 माइनस में 0, दूसरे नंबर पे बेटा 3 - 1, तीसरे नंबर पे बेटा 0 - 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करिएगा। तो ये बेटा कितना आया? 9। ये कितना आया? -6। ये कितना आया? -3। ये कितना आया? 3। ये कितना आया? -2। ये कितना आया आपका? -7। ये कितना आया बेटा? 6। ये कितना आया बेटा? 2। ये कितना आया? -2। ठीक है, अब ये तो एक्चुअली माइनस आया आपके, पर आपको निकालने का थे कोफैक्टर। कोफैक्टर कब बनेंगे? जब हम साइन बदल देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो प्लस माइनस आता है तो माइनस वाले के साथ साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस आता है, प्लस माइनस में ये साइन चेंज हो गया। फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आता है तो ये बेटा माइनस रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुई कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो ये आपके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। तो बेटा ट्रांसपोज में डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है, टाइम भी बचाना है। ठीक
ठीक है, तो ट्रांसपोज कीजिए डायरेक्ट, इस लाइन को ऐसे लिख देना है 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए आर, नोट कीजिएगा इसको। तो अब क्या करना है बेटा आपको, फोर्थ स्टेप में, स्टेप 4। तो हमें पता है कि x इक्वल टू क्या होता है बेटा, a इनवर्स b। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x y z। और बेटा यहाँ पे तो a इनवर्स का मतलब था हमारा 1 में a डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कितना है बेटा हमारा, कितना रखा है 18। तो 1 में 18, एडजॉइंट a कितना है बेटा 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2। और बेटा ये b की वैल्यू कितनी है, b कितना है आपका 7 11 और 1। ठीक है बेटा, अब आपको क्या कर देना है, इसको सोल्व करना है बस। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये तो आपने नोट कर ही रखा है, तो सोल्व कीजिएगा बेटा। तो ये होगा आपका x y z इक्वल टू, ये जो नंबर होता है ना बाहर, उसके डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई मत करिएगा, ठीक है ना, पहले आपको इसको सोल्व कर लेना है। कितना 63 और माइनस में 33 और बेटा प्लस में 6, फिर ये कितना आएगा 42 - 22 - 2, 42 - 22 - 2, फिर आएगा -21 + 77, -21 + 77 माइनस में 2। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं हम, देखो ये बनेगा 30 36 आया, ये आपका 40 और 22 18, और बेटा ये कितना बनेगा आपके पास में 23 23 54 54, 1 में 18। तो बेटा अब ये आ गया x y z। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर, जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आंसर आएगा 2 1 और 3। तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू 1, बाय द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स z इक्वल्स टू कितना 3। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है ना। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 2 में x माइनस में 3 में y प्लस 3 में z, 1/x 1/y प्लस 1/z, ये इक्वल्स टू में 10 और ये 3/x माइनस y प्लस 2/z इक्वल्स टू में 13। देखो जितने भी बेटा यहाँ पे वेरिएबल है ना वो अपॉन में है, तो आप एक काम करना, इस तरीके के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, आपको एक काम करना है इस क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में आपको ये करना है, लेट कर लेंगे हम कि भाई 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू में v और 1/z इक्वल्स टू में w। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन बन जाएगी बेटा आपके पास 2u - 3v + 3w इक्वल्स टू में 10, और ये बन जाएगी आपके पास u + v + w इक्वल्स टू बेटा 10, और 3u - v + 2w इक्वल्स टू में 13। ठीक है बेटा, ये चीज है आपकी, ठीक है। अब इसको उसी तरीके से सेम उसी प्रोसेस से आप सोल्व कर लेना, वहां पर a आप बना लोगे, b आप बना लोगे, यहाँ पे जो x बनेगा ना वो आपका आएगा u v w में, ठीक है। अब जो आंसर निकलेगा वो u v w में आएगा। मैं मान लेते u का वैल्यू 3 आई, v की वैल्यू मान लेते हूँ 5 आई, सोल्व करके w की वैल्यू मैं मान रहा हूँ, ठीक है 1 आई। तो हमें तो पता है कि u किसके बराबर है 1/x के ना, और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/3, y की वैल्यू 1/5 और z की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व
कर लेना है। तो कहीं पर भी ये सीबीएसई में आया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये मान लेना है, एक स्टेप पहले चले जाना है। पहले का मतलब 1/x 1/y 1/z को कुछ वैल्यूज मान लेना है, ए बी सी मान लो, यू वी डब्ल्यू मान लो, फिर उसको कन्वर्ट कर लेना एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि इन सब क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। हमने एक केस और पढ़ा था अपने लीनियर इक्वेशन में कि भाई डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, फिर हमें निकालना एडजॉइंट ए, यानी कि कंसिस्टेंट हो जाएगा, बट उसमें क्या हो सकता है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में हम कैसे बात करते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - y + 3z = 5, 3x + 2z सॉरी 2y - z = 7, 4x + 5y - 5z = 9। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो वही स्टेप फर्स्ट बेटा, इसमें स्टेप फर्स्ट तो वही लाइन लिखनी है जो मैं अब तक लिखवाता आ रहा हूं, और लिखनी ही लिखनी है। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए एक्स बराबर में बी से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहां से ए की वैल्यू हो गई आपके पास में 2 - 1 3, 3 2 - 1 और 4 5 - 5, ये हो गई बेटा ए की वैल्यू। ठीक है ना। अच्छा जी, बी की वैल्यू बताओ जी कितनी हो गई। बी की वैल्यू हो गई बेटा आपके पास में 5 7 9। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, एक्स वाई जेड। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है बेटा, हमें सबसे पहले निकालना है डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं बेटा। तो 2 - 10 + 5 + 1 हो जाएगा बेटा ये, और माइनस में 15 प्लस में 4, माइनस में 15 प्लस में 4, फिर है बेटा 3, 15 माइनस में 8। ठीक है, चलिए ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू में -5 और 2 माइनस में 10, ये कितना हो बेटा -11, और ये आपका हो जाएगा कितना बनेगा बेटा, ये 721। तो ये आप सोल्व करोगे तो 0 आएगा। यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये कितना है बेटा आपके पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। अब तो उलझन हो गई ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो यानी कि आप लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई आपकी, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गया बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई डिटर्मिनेंट अगर ए 0 होता है, यहाँ पर दो केस हो जाते हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होगा और यह बेटा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और हमें पता कैसे चलेगा कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो बेटा हमें बताना होता था कि एडजॉइंट ए और इनटू में बी अगर 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट है, और अगर ये आपका एडजॉइंट ए और ये बी डज नॉट इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे नो सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है। तो इस चीज को देख के मैं अभी ये कंफर्म नहीं बता सकता हूं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर आपका इनकंसिस्टेंट है। यानी कि इस चीज को कंफर्म करने के लिए पहले मुझे एडजॉइंट ए और बी आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप कुछ और हो जाएगा। तो स्टेप थर्ड के लिए तो मुझे निकालना पड़ेगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए पे निकालने के लिए वही कहानी कि भाई हम लिखेंगे सी आई जे, यहाँ पे निकाल देता हूँ स्टेप थर्ड। तो लिख देना बेटा यहाँ पे ये स्टेप लिखोगे सी आई जे -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। ठीक है बेटा, तो आप सबसे पहले इसमें लिखेगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ठीक है बेटा, तो हम निकालते हैं बेटा
C11। तो C11 निकालने के लिए हमने बताया हुआ है कि ये रहेगा -10 + 5 -15 + 4 और जी 15 - 8। ठीक है बेटा। चलिए अब हमें सेकंड के लिए निकालना है, तो सेकंड के लिए हमने कहा था सेकंड को छिपा लेना है, बिल्कुल छिपा लेना है। फिर पहले वाले को छिपाओ, 5 माइनस में 15, 5 - 15। ठीक है बेटा। फिर सेकंड को छिपाओ, सेकंड को छिपाओगे तो -10 और -12, -10 और -12। फिर बेटा थर्ड को छिपाओगे तो 10 प्लस में 4, 10 प्लस में 4। थर्ड के लिए निकालो तो थर्ड को छिपाओ और पहले नंबर पे ये, तो 1 माइनस में 6, 1 - 6। सेकंड नंबर पे छिपाओ -2 और -9, -2 और -9। फिर बेटा ये छिपाओ 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3। ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो बेटा ये कितना है -5, ये कितना है आपके पास -11, ये कितना है बेटा आपके पास माइनस में 7, सॉरी प्लस में 7, ये कितना है बेटा -10, ये कितना है आपके पास -22, ये कितना है आपके पास 14, ये कितना है -5, ये कितना है -11, ये कितना है बेटा 7। ठीक है। फिर ये एक्चुअल में हमने क्या निकाले माइनर, हमें क्या करना है साइन भी बदलना है। तो यहाँ पे प्लस होता है माइनस, माइनस हो जाता है बेटा प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटा। तो एडजॉइंट ए, ठीक है, तो हमें चेक करना था, तो यानी कि हम निकालेंगे नाउ एडजॉइंट ए इनटू बी। तो एडजॉइंट ए आपका क्या होता है बेटा इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो -5 11 7। फिर हम लिखेंगे 10 - 22 22 - 14। फिर हम लिखेंगे बेटा -5 11, फिर लिखेंगे बेटा 7। फिर b की वैल्यू लिखनी है, तो b आपका कितना हुआ बेटा b आपका है 5 7 9, 5 7 9। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, देखते हैं। ठीक है जी। माइनस में 25 प्लस 70 माइनस में 45, 55 माइनस 154 और प्लस में 99। और बेटा इसको करोगे तो 35 98 63। तो बेटा आप इस देखना इसको सोल्व करके कितना आएगा आपके पास में, तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 ही हो गया आपके पास, है ना। तो ये अगर 0 0 हो गया तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि एडजॉइंट ए और बी अगर 0 हो जाता है, ठीक है ना बेटा। इसको मैं लिख सकता हूं, तो हैंस एडजॉइंट ए और इनटू में बी किसके बराबर है बेटा 0। अगर ये 0 हो जाता है तो दैट मीन्स द, अब लिखेंगे, अब हम कंफर्म कर सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव, कैसे बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है जी। एंड गिवन बाई ए, सॉरी एक्स बराबर में ए इनवर्स बी। ठीक है। चलिए पहले आप इसको यहां तक नोट कीजिएगा। देखो बेटा अब आपको ये तो पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट भी है और इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन भी है, पर इसको हमें सोल्व अब कैसे करें इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए। तो देखो बेटा आपके पास जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें सॉरी ये क्वेश्चन है, इनमें से किसी भी वेरिएबल को आप के मान लेना, के मतलब कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है नहीं। तो यानी कि चाहे एक्स को मानो, वाई को मानो और जेड को मानो, जो भी आपका मन है उसको रख लो। तो हम मान लेते हैं लेट, अब ये सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपका कंसिस्टेंट होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन हो गए, तो दो पार्ट में चलेगा। ये हमारा एडजॉइंट ए बी हमने किया, हमें ये कंफर्म हो गया,
ये कंफर्म हुआ इतना, ठीक। ये कंफर्म करने के बाद ही हम सेकंड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, और जो करना ही करना है क्योंकि मुझे सॉल्यूशन बताने हैं। तो लेट आप किसी भी वेरिएबल को, आप किसी भी जो भी आपका मन करे उसको के मान लीजिए। तो लेट जेड बराबर में मैंने इसको के मान लिया, ठीक है बेटा। और जेड आपको ये जो के है ना एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है, यानी कि अब ये वेरिएबल का काम नहीं करेगा। और यहां से कोई भी जो भी आपका मन करे कोई भी दो इक्वेशन उठा लो, चाहे तो इन दोनों को लो, चाहे इन दोनों को लो, चाहे इन दोनों, ठीक है बेटा। तो मैं ये इक्वेशन उठा लेता हूं। तो देखो क्या बन जाएगी, 2x माइनस वाई, इसको मैं लिखूंगा बेटा, ये हो जाएगी प्लस में 3, जेड को मैंने माना k इक्वल टू में 5, ठीक है बेटा। चलिए अब दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस जेड, सॉरी जेड की जगह मैंने क्या माना है k इक्वल टू बेटा कितना है 7, ठीक है जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि k को एज ए कांस्टेंट, ये मेरे लिए मैं इसके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू इसके रख सकता हूं। तो k एक जनरल है, ठीक है। तो इसको इधर उठा के रखेंगे तो बेटा ये बन जाएगी 2x माइनस वाई 5 माइनस 3k, ये इक्वेशन अब फर्स्ट हो गई आपकी, ठीक है बेटा। और 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 7 प्लस k, ये इक्वेशन सेकंड। यानी कि अब आप ये समझिएगा कि मेरे लिए अब ये क्वेश्चन ये है, मेरे लिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करना है, और जो यहां तक की कहानी थी आपकी, अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। चलिए फिर इसमें वही कहानी, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, लिख लेना, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू में b। तो a कितना हो बेटा यहाँ पे, अब 2 माइनस 1 3 और 2, b कितना हो ध्यान देना, b हुआ अब आपके पास 5 माइनस 3 के और 7 प्लस के, और बेटा x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, x और y, ठीक है। फिर ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहां से क्वेश्चन ये था आपका, यहां से आपने क्वेश्चन माना और ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था, डिटर्मिनेंट निकालना। तो बेटा a का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, देखो 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो गया, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, थर्ड स्टेप के लिए हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमें पता होता था कि भाई मुझे ए इनवर्स निकालना था 1 में a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप हमें पता है कि ये तो आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप डायरेक्ट निकालिएगा, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले बहुत लाइन दोगे तो यहाँ पे आपको पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको डायरेक्ट हमने बता रखा है कि इनको इंटरचेंज करके ये वाला 2 इधर और ये वाला 2 इधर, यानी कि 2 2 ये रहा और इनके साइन बदल दीजिएगा, तो ये 1 रहा और ये माइनस में 3 रहा, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पे अब सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा तो हमें पता है कि x इक्वल टू क्या होता है बेटा, a इनवर्स b रहता है। अब a मेरे लिए ये है, a मेरे लिए, आपने इसको a डैश मान लो क्योंकि a आप पहले भी नोटेशन ले चुके हो ना, पहले भी नोटेशन ले चुके हो, तो आप a डैश मान लेना इसको, या 1 मान लो, a1 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 a1, ठीक है बेटा। थोड़ा सा नोटेशन अलग रहेगा इसीलिए बस, ठीक है। तो a1 इनवर्स b, ठीक है जी। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, x और y, क्योंकि दो ही वेरिएबल बचे थे, z को तो आप k मान चुके हो। तो देखते हैं a1 का डिटर्मिनेंट कितना है बेटा, a1 का डिटर्मिनेंट है 8, तो 1/8, और इसका एडजॉइंट क्या है बेटा, एडजॉइंट है आपका 2 1 माइनस 3 2, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे b की वैल्यू है 5 माइनस 3k और 7 प्लस k। अच्छा जी, अब मैंने कहा है कि इसकी मल्टीप्लाई अभी नहीं करनी है, इसकी बाद में करनी है आपको। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 माइनस 6k, फिर प्लस में 7 प्लस k, फिर माइनस 15 प्लस 9k, प्लस में 14 प्लस में 2k, ठीक है बेटा। ये हो गया x और y। अच्छा जी, x और ये y 1/8 हुआ बेटा। चलिए अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बना 17 माइनस 6k, और ये बना 11k माइनस 1, ठीक है बेटा। तो यानी कि यहां से अब आपको पता चला कि भाई z बराबर, तुम x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x बराबर में 1/8 से डिवाइड करोगे तो 17 माइनस 6k अपॉन में 8, y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 11k माइनस 1 अपॉन में 8, और z की वैल्यू बेटा कितनी थी आपकी k, ठीक है। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन।
अब इन्फिनाइट क्यों बोला हमने, ये मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ। के की वैल्यू 1 मानो तो के की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनकी कुछ वैल्यू आएगी। फिर के की वैल्यू 2 रख सकते हो, तो उससे क्या अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी। 3 रखोगे तब भी, 4 रखोगे 4 भी, -1 रखो -2, कुछ भी रखो के की वैल्यू, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। बेटा इसका डिटर्मिनेंट ना 7 आएगा, ये बेटा 7 आएगा, ये गलती हो गई। डिटर्मिनेंट क्या हो गया 7 7 7, और ये बेटा कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा, 7 और ये 7, क्योंकि ये गलती। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और बड़े ध्यान से इसको देखना है आपको। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये साफ साफ नजर आ रहा है, जो राइट हैंड साइड है बेटा वो आपका 0 है। ये ध्यान रखना, राइट हैंड इसके भी 0 है, पर यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है 4 और ये 7, तो पहले इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो ये इक्वेशन एक्चुअल में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ये इक्वल टू में 4 हो जाएगा, और ये इक्वल टू में -7 हो जाएगा। तो ये और ये में डिफरेंस है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है जिसको मैं इधर ट्रांसफर कर सकूं। ये आपका x y z, x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू में 0। तो आपने क्वेश्चन को देखा, समझा और एनालिसिस किया कि भाई ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं है। तो वही चीजें हमें यहाँ पे करनी है कि द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, अगर मैं 6 का सॉल्यूशन करता हूं तो द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो हम अब तक लिखते आ रहे हैं। तो कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, ax बराबर में b में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, a की वैल्यू बेटा कितनी हो गई यहाँ पे 2 3 -1 1 -1 -2, और बेटा कितनी हो गई 3 1 3। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी a, और b आपका x कितना है बेटा यहाँ पे x y z, और b आपका पूरा का पूरा क्या है 0 है। ठीक है, तो जब b आपका 0 हो जाता है तो हमें 100% श्योर कह सकते हैं कि भाई ये आपका जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। अब सेकंड स्टेप हमने पढ़ा हुआ है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है बेटा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालिएगा बेटा, तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 -3 + 2 -3 + 6 और बेटा -1 के लिए निकालोगे तो 1 + 3, तो कितना हुआ -2 9 27 -4, तो बेटा कितना हुआ ये 31 माइनस में 33, पर ये तो डज नॉट इक्वल टू 0 है। डज नॉट इक्वल टू कितना है बेटा, ये 0। ठीक है, अच्छा जी, तो ये डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पे आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही चीज कराई थी, होमोजीनियस के केसेस में जाइए आप। होमोजीनियस के केस में जब जाएंगे तो वहां पे भी हमने पढ़ा है कि भाई डिटर्मिनेंट ए, आपके दो केस हो सकते हैं कि भाई ए का डिटर्मिनेंट या तो 0 हो, सॉरी डज नॉट इक्वल टू 0, या डिटर्मिनेंट हो इक्वल टू क्या बेटा 0 हो। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने पढ़ा था द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन हो गए उसके x बराबर y बराबर z इक्वल टू में बेटा 0, ये था ना। तो आप इसको सोल्व ना करके बिल्कुल सीधा सीधा है, जब आपका ये है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दैट मीन्स डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, that means the system of given linear equation has only, कैसे सॉल्यूशन बोलते थे जब x बराबर y बराबर z होता था, x बराबर y बराबर z और तीनों वैल्यू 0, ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन, ये हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका क्या है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि राइट हैंड साइड बेटा क्या है पूरा 0 है। तो सबसे पहले वही बात, क्वेश्चन नंबर 7
तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax बराबर में b से। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो b क्या है, वेयर सॉरी इसको a इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पे 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 1 और बेटा ये है आपका 3 6 माइनस 5। ठीक है जी, और जी मैं यहां से निकालू अगर x की वैल्यू कितनी है x y z और b कितना है बेटा यहाँ पे 0 0 और 0। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा बेटा, इस सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं 1, तो -5 प्लस 6 प्लस 2 -5 प्लस 3 और बेटा प्लस 1 करेंगे तो 6 माइनस 3। ठीक है बेटा, तो सोल्व करें तो ये कितना बना 1, ये -2 -4 बना और बेटा ये बनेगा आपका +3, तो आंसर क्या है 0, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू क्या बेटा 0 है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था होमोजेनियस इक्वेशन में अगर डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 है तो द सिस्टम will have infinite many solution, the system of the equation will have infinite many solution। और infinite many solution को हमें कैसे सोल्व करना है, जैसे में भी हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था कि इन तीनों इक्वेशन में से किसी को भी कोई भी दो इक्वेशन उठा लीजिए और किसी भी वेरिएबल को k मान लेना है। क्या मान लेना है, k मान लेना है। तो मैं उठा लेता हूं थर्ड स्टेप में, तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ द, हाँ यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा सॉरी यहाँ पे, तो दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन, जिस भी तरीके से वो आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हमें क्या करना है, तो थर्ड स्टेप में नाउ करके आप लिख सकते हैं नाउ, तो कोई भी दो इक्वेशन उठा लीजिए, सॉरी लेट कर लेते हैं पहले, तो लेट z बराबर में k माना, तो बेटा k मानते ही ये क्या बन गई x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू बेटा 0। अब आपके लिए ये मैंने क्या कहा था, इनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा x माइनस 2y बराबर में माइनस के और बेटा x प्लस वाई इक्वल टू में k। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब आप यहां तक की बात को बिल्कुल भूल जाइए, अब आपने दिमाग में सिर्फ इसी चीज को ध्यान रखिएगा और इसमें भी हमें कैसे सोल्व करना है, देखो 4 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, a की वैल्यू कितनी है बेटा अब यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 2 1 1 और बेटा b की वैल्यू कितनी है अब आपके पास माइनस के और x की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, x की वैल्यू हो गई आपके पास बराबर में x और y। ठीक बेटा, चलिए तो a का डिटरमिनेंट निकालिएगा, तो 1 और प्लस में 2 तो 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें तो वही सॉल्यूशन करना है, तो हमें पता है वी नो कि x इक्वल टू क्या होता है बेटा a इनवर्स b, पर हम a तो यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो फिर से वही इसको ना आप a1 मान लीजिएगा। ठीक है, b भी सोल्व कर चुके हैं तो b1 मान लीजिएगा बेटा इसको, बस थोड़ा सा नोटेशन अलग हो जाता है और कुछ खास विशेष नहीं है इसमें, बाकी तो चीजें वही रहनी है आपकी, तो 1 1 और 1। ठीक है ना, चलिए तो x में x और y हो गया बेटा, ये a इनवर्स का फॉर्मूला मुझे पता ही है कि a इनवर्स होता है बेटा 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ b। तो a का डिटरमिनेंट यानी कि a मेरे लिए अब a1 है, a1 का डिटरमिनेंट बेटा 3। ठीक है, एडजॉइंट निकालेंगे, तो हमने कहा हुआ है कि 2/2 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सो निकाल के दिखाने की जरूरत है, तो सीधे सीधे इनको इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज करने का बने उनको साइन बदल दो, 2 इसका साइन बदलना है। और b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है माइनस के और ये बेटा k। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा, तो 1/3 माइनस के प्लस 2k माइनस के प्लस 2k k प्लस k। ठीक है बेटा, तो कितना है आंसर
ये k बचेगा तो डिवाइड करोगे 3 से और ये 2k तो k अपॉन में 2, तो ये आया। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया बेटा कि x की वैल्यू हो गई आपके पास में k/3, y की वैल्यू हो गई k/2 और z की वैल्यू हो गई बेटा k। ठीक है, बस आप k की वैल्यू आप कुछ भी रखो, मान लो 1 रखो तो y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1/3। अगर ये वैल्यू आप तीनों अपनी इक्वेशन में रखोगे तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से आपका हर एक क्वेश्चन इसमें अलग टाइप पे था, ये अलग मेथड से था, ये थोड़ा सा अलग था, ये अलग हुआ, ये दोनों अलग हुए। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने जो पॉसिबिलिटी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो बताई। अभी नेक्स्ट क्लास में हमें इन पे और भी क्वेश्चंस करने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, और मैं इन क्वेश्चंस के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे तो मैं उनको पर्टिकुलरली वहां से आपको पीडीएफ जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। तो प्लीज आप पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली कम से भी कम 10 से 12 क्वेश्चन और इसी तरीके के प्रैक्टिस करेंगे।